देखिए, आज इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे तो भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई, किसने की, कैसे कैसे इस्लाम का प्रचार होना शुरू हुआ। 636 में खलीफा उमर के समय में पहला आक्रमण हुआ भारत पर, लेकिन वो असफल हुआ। भारत में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ, जो कि पंजाब के ऊपर सिंध एक प्रांत है। सिंध के राजा दाहिर के साथ उसका युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और राजा दाहिर की पराजय हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अरब के लोग ये भारत के संपर्क में आने लगे और भारत पर आक्रमण करके यहाँ से धन दौलत लूटना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो कुछ लोग तुर्क की तरफ से भी आए, जो इस्लाम को अपना चुके थे, और तुर्क से ये तुर्क आक्रमण के समय हम भारत इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जिस समय 1000 ईस्वी के आसपास, सन 1000 ईस्वी के आसपास जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में कोई भी बहुत ज्यादा मजबूत शासक नहीं था। कोई मजबूत शासक न होने की वजह से उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों के राजा, जैसे ये अगर आप इसे उत्तर भारत ये कल्पना करें तो दिल्ली, पंजाब, और ये उत्तर भद्र, ये अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में पूरा उत्तर भारत बटा हुआ था, जिसमें प्रमुख कुछ राजवंश थे, जैसे चौहान, उसमें दिल्ली ये चौहान, तोमार, चंदेल, परमार, प्रतिहार, गेहड़वाल, ये कुछ ऐसे राजवंश हैं ये छोटे छोटे राज्यों अपने में छोटे छोटे राज्यों को लेकर के राज्य कर रहे थे। और इस समय तक सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि भारतीय जो समाज था वो जातिवाद, ऊंच नीच में इतना रूढ़िवादिता की पराकाष्ठ में था कि यहाँ के लोग अपने खान पान और अपने रहन सहन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इस वजह से पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है उस तरफ वो लोग ध्यान नहीं देते थे, उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। इस चीज का और तो और देश के अंदर जितने भी ये राजवंशों के जो राजा थे, ये भी एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए इनमें क्या था, इनमें आपस में एकता का अभाव था। क्या था? एकता का अभाव था। इस चीज का एक विदेशी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी, इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और वो धीरे धीरे करके भारत में इस्लाम को लेकर के आए। ठीक, क्योंकि ये लोग जिन जगहों से राज्य करते, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, जैसे हमारे यहाँ जो शासन करता था उसको राजा कहा जाता था, और ये कहलाते थे सुल्तान। ये क्या कहलाते थे? अपने आप को सुल्तान, सुल्तान कहलाते थे। इसी वजह से ये अपने राज्य को कहते थे सल्तनत। क्या बोलते थे? सल्तनत। तो यहाँ पर एक चीज देखें कि लगभग 1000 इसी ये तुर्कों के आक्रमण की कड़ी में सबसे पहला जो प्रमुख नाम आता है वो आता है महमूद गजनवी। किसमें आता है वो? सबसे पहला नाम आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन वो यहाँ पर राज नहीं करना चाहता। महमूद गजनवी यहाँ पर राज नहीं करना चाहता था। तो फिर उसने आक्रमण क्यों किया? देखिए, उत्तर भारत का जो हिस्सा था
अफगानिस्तान से जो लगा हुआ एरिया था, काबुल, खुरासान, काबुल, खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान, वो इन्हीं पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता था, वो अपने शासन को बढ़ाना चाहता था। उसके लिए उसको किसकी जरूरत थी? धन की। धन की आवश्यकता के चक्कर में उसने भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया। धन की आवश्यकता थी उसको, क्योंकि उसको अपनी सेना मजबूत करनी थी। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। और उसे यह पता चला कि भारत में पैसा अधिक कहां पर है? मंदिर और मठ। मठ क्या होते हैं? बौद्धों के मंदिर होते हैं। बोले जिन जिन मंदिरों के नीचे पैसा ज्यादा जमा है, जिन जिन मंदिरों के पास पैसा है, उनको लूटना चाहिए। तो उसने सबसे पहले यही किया कि मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों पर और बौद्ध मठों पर, और बौद्ध मठों को तोड़ना, लूटना शुरू किया। इसमें सबसे जो ज्यादा फेमस है, इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है इसका आक्रमण, वो है, सबसे ज्यादा इसको आप लोग याद रखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ बेटा? ये किया 1025 ईस्वी में। यहां से क्या मिला उसे? अपार धन दौलत, बहुत सारी धन दौलत लूट के ले गया। बहुत ज्यादा धन, ठीक। उसका राज करने का मकसद तो था नहीं यहाँ पर, इसलिए लूटा और यहाँ से वापस चला गया। इसके बाद जो एक प्रमुख आक्रमण आता है, वो आता है मोहम्मद गौरी का। किसका आता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का आता है। मोहम्मद गौरी ये कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान में एक जगह है, अफगानिस्तान के गौर का रहने वाला था। अफगानिस्तान के गौर नामक, जी, ये वहां का रहने वाला था। इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया, ये कहां पर किया? सबसे पहले मुल्तान में किया। 1100, मुल्तान में 1174, 75, 1174-75 में किया था। 1174-75 में मुल्तान पे कब्जा किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद गुजरात के तट पे इन्होंने, इसने आक्रमण किया गुजरात पर 1178 ईस्वी में। कहां पर किया? गुजरात। गुजरात का कहा? आबू पर्वत के पास। आबू पर्वत के पास वहां के मैदान में आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ पर वो हार गया। 1100, जैसे कि 1175 ईस्वी में मुल्तान ने मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली। इसने मुल्तान पर विजय प्राप्त किया 1175। 1178 ईस्वी में समुद्र के रास्ते से, मैं बता रहा हूँ, ये किधर से आया? समुद्र के रास्ते से अटैक किया इसने। कहां पर? गुजरात। गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन हुआ क्या? असफल हो गया। क्या हुआ? हार गया, मतलब हार हो गई इसकी। किसने हराया इसको? हराया किसने? यहाँ के एक राजा थे, छोटे ही थे वो, बच्चा ही था उस समय वो,
उसका नाम था मूलराज द्वितीय। हाँ, मूलराज अपनी माँ के विधवा माँ के नेतृत्व में लड़ा था वो। मोहम्मद गौरी को हरा दिया उसने। मोहम्मद गौरी को, अच्छा वो हार गया, फिर आपने सोचा कि भाई इधर से तो पार पड़ेगी नहीं, इधर से पार नहीं पड़ेगी, मुझे दोबारा से इधर से ही आना पड़ेगा। दोबारा इधर से ही आक्रमण करें। कहां से? स्थल मार्ग। इधर से बेटा स्थल मार्ग से ही अगर हम हमला करेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो 1190 तक उसने पूरे पंजाब को जीत लिया, पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1190 तक पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया। तो सोचा कि पंजाब पे कब्जा कर लिया तो फिर अब मेरे से दूर क्या है? क्या है मेरे से दूर? केवल थोड़ा सा दिल्ली। क्या है दूर? हम मुझे कहाँ हमला करना चाहिए? दिल्ली करना चाहिए, दिल्ली करना चाहिए। तो 1191 ईस्वी में, इस डेट को आप लोग याद रखिए जी, इस डेट को याद रख लेना अच्छे से। 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और दिल्ली के सम्राट। दिल्ली में कौन सम्राट थे? पृथ्वीराज चौहान। ये बहुत ही साहसी, बुद्धिमान, शक्तिशाली राजा थे। इनके बीच हुआ और नतीजा ये निकला, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। पृथ्वीराज चौहान विजयी और मोहम्मद गौरी अपनी जान बचा के भागा। हाँ जी, वो अपनी जान बचा करके भागा। एक साल बाद वो चुप नहीं बैठा। एक साल बाद फिर हमारा 1192 ईस्वी उसी मैदान में तराइन के द्वितीय युद्ध को लेकर, है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। दोनों हुआ इन्हीं के बीच। और इस बार क्या हुआ? इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया। इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, इसके पीछे दिलचस्प कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं, अपने ही लोगों ने धोखा दिया। और पहले युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको माफ कर दिया। उसको माफ कर दिया कि जा, तेरे जैसे बहुत देखे। उसने कहा कि पृथ्वीराज छोड़ मत, नहीं तो पछताएगा। उन्होंने तो पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान, साहसी, सब तरह से होते। तो उन्हें लगा कि नहीं, ऐसे जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, उन्होंने कहा तेरे जैसे बहुत देखे, चला जैसे, उनको छोड़ दिया। अगले एक साल के बाद हुआ क्या? पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई जो कन्नौज के राजा थे, उनका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। कहां के राजा थे ये? कन्नौज।
इनके कजिन थे, पृथ्वीराज चौहान के कजिन, बुआ के लड़के। ये जो जयचंद था ये मिल गया मोहम्मद गौरी से, लड़ सकता है, जीत सकता है, अपनों से कहां से जीतेगा, अपनों से कहां से लड़ेगा। तो जब अपने ही लोग गद्दारी करने लगे तो दुश्मन तो जीत नहीं। तो ठीक है जी। तो इस प्रकार से दिल्ली पहली बार, और दिल्ली पहली बार क्या हो गई, सल्तनत में बदल गई। अब चूंकि यहाँ पर बैठने वाला राजा कौन होता था इनका, राजा को क्या कहते थे वो लोग, सुल्तान। मुस्लिम शासक क्या बोलते थे, सुल्तान। इसलिए दिल्ली किसमें बदल गई, सल्तनत। अब उसको कहने लगे दिल्ली सल्तनत। 1192 के बाद कुछ समय तक इनके जो गुलाम होते थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम, अगले चैप्टरों में आप इनको पढ़ेंगे। सल्तनत काल की शुरुआत में जो गुलाम थे वो गद्दी पर बैठे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, हाँ जी इल्तुतमिश, और इसके बाद में रजिया। ये कुछ ऐसे इनकी लिस्ट रहेगी, आगे चल के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ जी, गौरी के नाम से ही राज किया, गौरी के नाम से राज किया। बोले कि हम तो केवल उनके कहने से काम कर रहे हैं, हमारा सुल्तान गौरी ही है, हम तो उनके कहने से केवल व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। मोहम्मद गौरी के राज उनके दरबारी बन करके, उन्हीं के कर्मचारी बनके काम करते रहे। जब 1206 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, 1206 में जब गौरी की मृत्यु होती है, गौरी की मृत्यु के बाद उसके बाद में फिर दिल्ली में एक नए तरीके से दिल्ली के गद्दी पर सुल्तानों का बैठना शुरू हुआ। उसको अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम यहाँ ये देखेंगे कि बताइए तुर्कों की जीत के कारण क्या थे। तुर्कों की, कोई बताएगा तुम में से, तुर्कों की जीत के कारण क्या थे? तो हम सबसे पहला हम यही कहेंगे कि सबसे पहला कारण तो ये था कि हमारे यहाँ पर राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। क्या था? आपस में ही ये लोग मिलजुल के नहीं रहते थे, एकता का अभाव था। और क्या था? राजपूतों की पुरानी युद्ध प्रणाली और पुराने हथियार एवं अस्त्र शस्त्र। कारण क्या था? मैंने जैसे कि पहले बताया कि इनको लगता था कि हम तो सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये लोग पड़ोस में क्या हलचल हो रही है, आस पड़ोस के राज्यों में या देश में क्या हलचल हो रही है, इस पर इनका ध्यान ही नहीं जाता था। इनको लगता था कि नहीं हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, तो ये उस पर किसी चीज का ध्यान नहीं देते थे, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो इस चीज का भी फर्क पड़ा। जो लड़ने आपसे आए उनके पास नए नए तरह के हथियार हुआ करते थे, नए नए तरह की लड़ने की प्रणालियां थी। और हमारे यहाँ पर क्या था? अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं थे, अच्छी नस्ल के घोड़ों का अभाव, अच्छी नस्ल के घोड़ों का अभाव। और क्या था? अच्छे फुर्तीले घुड़सवारों की कमी, बढ़िया घुड़सवार भी नहीं थे इनके पास। और क्या बिंदु हो सकता है? हाँ, हमारी नहीं, तुर्क सैनिकों की अच्छी तीरंदाजी, एक ये भी कारण था
वो लोग तीर चलाने में बड़े माहिर थे। हमारे यहाँ के लोग करते नहीं थे काम में। देखिए ध्यान से सुनिए, तुर्क सैनिकों की अच्छी तीरंदाजी ये बेकार, वो दूर से मार देते थे। इनके पास तलवार और भाले होते थे, ये पास से लड़ते थे ऐसे तलवार लेकर, और वो दूर से तीर चलाते थे, वो दूर से मारते थे। एक कारण ये भी रहा, और जो एक सबसे लास्ट का कारण है, वो कारण ये था कि यहाँ एक दूसरे को लोग सपोर्ट नहीं करते थे। एक देखा कि जो समाज में, भारतीय समाज में है ना, समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत, ऊंच नीच एवं छुआछूत, ये बहुत बड़ा कारण था। अब इसमें बोले कि ये कैसे हो सकता है सर कारण? देखिए, इस ऊंच नीच और छुआछूत की भावना की वजह से कई बार ऐसा भी होता था कि राजा की सेना में ऐसे लोगों का चयन नहीं हो पाता था जो कुशल होते थे, लड़ने में, युद्ध कला में निपुण होते थे, उनको वो लोग सेना में नहीं लेते थे। और आपसी समाज में देखिए कैसे उनका विभाजन हुआ कि जैसे आपके पड़ोस में एक तुर्क बस्ती बस गई, तुर्क बस्ती बसी और उसने आप पर आक्रमण कर दिया, लेकिन आपके समाज में ऊंच नीच व्याप्त है, तो दूसरा आदमी आपका साथ नहीं देता लड़ने के टाइम पर, वो आपका साथ नहीं देता, तो उसको हराना आसान हो जाता है। जैसे अगर एक लकड़ी है, अगर आप उसे थोड़ा सा टूट जाएगी, और बहुत सारे लकड़ियों का गट्ठर हो पूरा, फिर आप उसे थोड़ा सा टूट जाएगी क्या? नहीं। ये बताती है एकता कि जब बहुत सारी चीजें होती हैं और ये बंधी रहती हैं, तो इसको तोड़ना नामुमकिन होता है, और सिंगल होती है तो उसको आसानी से तोड़ा जाता है। ठीक है ना? तो आज के चैप्टर में इतना ही काफी है। इसके बारे में इसके जो नोट्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे। हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके